नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आज हम मुंबई में हैं। मुंबई में इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र पूरा सूखे की चपेट में आता जा रहा है। 15 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित कर दिया गया है। यहां पर एक बड़ी बात यह भी है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों पैकेज दे रही है, लेकिन क्या पैकेज उस आदमी तक पहुंच रहा है जिसको पीने तक का पानी नसीब नहीं हो रहा। हम बात करेंगे उन तमाम जिलों की, हम बात करेंगे उन तमाम गांवों की। 15 जिले हैं, लगभग 8000 गांव और कितने करोड़ परिवार, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। सवाल यह है कि ऐसी नौबत क्यों आई। आज अगर ये नौबत महाराष्ट्र के अंदर आई है तो कल क्या ये नौबत पूरे राष्ट्र के अंदर होगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस साल दिल्ली का तापमान 50 के आसपास जा सकता है। यानी आपका एसी काम नहीं करेगा, कूलर काम नहीं करेगा, हाहाकार मच जाएगा। तो तमाम मुद्दों की जानने की कोशिश करेंगे कि आज अगर महाराष्ट्र है तो क्या कल पूरा राष्ट्र। लेकिन आप विडंबना देखिए, जिस साईं बाबा की दर पे हर आदमी पहुंचता है कि उसकी मनमादी, मनचाही, मुंह मांगी मुराद पूरी हो जाए, उसी साईं बाबा के दरबार में भक्तों से कहा जा रहा है कि भक्तगणों, बाबा के दरबार में अब पानी बचा नहीं। महाराष्ट्र इन दिनों पानी के लिए तड़प रहा है। जलाशय, तालाब और कुएं सूख चुके हैं। खेती वाली जमीन में डरावनी दरारें पड़ चुकी हैं। फसलें तो कब की सूख चुकी हैं। अब तो इंसानों की प्यास बुझाने के लिए भी पानी के लाले पड़ गए हैं। साईं बाबा के धाम शिरडी का हाल देख लीजिए तो महाराष्ट्र में सूखे का महासंकट खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। शिरडी का जो तालाब 45 दिनों तक लोगों की प्यास बुझाने की क्षमता रखता है, वो खुद प्यासा है। पिछले एक हफ्ते से शिरडी साईं ट्रस्ट को समझ में नहीं आ रहा कि वो साईं बाबा के भक्तों को पीने का पानी कैसे मुहैया कराए। तालाब की पानी की स्थिति तो कम से कम अभी सिर्फ एक 1.5 फुट पानी वहाँ पे बाकी है, जो हम अभी वहाँ से पंप आउट कर नहीं सकते क्योंकि वो गंदा पानी हो सकता है और उसका ज्यादातर लोड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे आ सकता है। फिलहाल महाराष्ट्र के अहमदनगर, बीड़, सतारा, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, नांदेड़, लातूर, शोलापुर, नासिक, परभणी और जालना समेत 1 दर्जन से ज्यादा जिले सूखे की चपेट में हैं। यहाँ पीने के पानी के लिए लोग मीलों भटकने को मजबूर हैं। महाराष्ट्र सरकार खुद मान चुकी है कि 11,801 गांव में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों की प्यास बुझाने के लिए 2,136 पानी के टैंकर लगाए गए हैं, जबकि 2012 में सिर्फ 230 पानी के टैंकरों से काम चल गया था। पूरे सूबे में हाहाकार मच गया है। जनता प्यासी है। गांव से पलायन शुरू हो चुका है, लेकिन सूखा राहत के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। केंद्र सरकार ने 1207 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के सूखा पीड़ितों के लिए देने का ऐलान किया तो दिल्ली और महाराष्ट्र के हाकिमों के बीच अपनी पीठ थपथपाने की होड़ मच गई। अब तक इस सवाल का जवाब देने का ख्याल किसी को भी नहीं आया है कि क्या पैसों से महाराष्ट्र के लोगों की प्यास बुझ जाएगी। पूरा महाराष्ट्र परेशान है, लेकिन अंदर की बातें है कि सूबे में पानी पर सियासत जारी है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, कृषि मंत्री शरद पवार और महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेता अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वह ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि 1207 करोड़ रुपए के सूखा राहत पैकेज से इतने बड़े राज्य का क्या होगा। यह ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। आज महाराष्ट्र में सूखे का जो हाल है, वो आने वाले दिनों में देश के दूसरे हिस्सों का भी हो सकता है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जमीन के नीचे पानी का स्तर लगातार कम हो रहा है। देश में हर साल 230 घन किलोमीटर पानी जमीन के अंदर से निकाला जा रहा है, जिससे भारत के 29% इलाकों में पानी का स्तर नीचे जा चुका है और यही रफ्तार कायम रही तो 2025 तक देश के 60% इलाकों में ट्यूबवेल और कुएं सूख जाएंगे। 2011 की भारत सरकार की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में 78%, हरियाणा में 49%, पंजाब में 75%, राजस्थान में 69%, गुजरात में 14%, आंध्र प्रदेश में
18%, तमिलनाडु में 37% और कर्नाटक में भी 37% पानी के भूमिगत स्रोत ऐसे हैं जिनका सामान्य से ज्यादा दोहन हो रहा है। इन इलाकों में पानी का स्तर पाताल छूने लगा है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार महाराष्ट्र के लोगों की प्यास बुझाने के लिए पानी कहां से लाएगी। आज जिस संकट से महाराष्ट्र जूझ रहा है, कल वही संकट पूरे देश के सामने खड़ा होने वाला है और सवाल जस का तस है कि क्या सिर्फ राहत पैकेज की राजनीति से सूखे का संकट खत्म हो सकता है। कल वही संकट पूरे देश के सामने खड़ा होने वाला है और बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिरकार महाराष्ट्र के ऐसे हालात क्यों बने, महाराष्ट्र में आज बूंद बूंद के लिए लोग क्यों तरस रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन नवाब मलिक साहब हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर जुड़े हुए हैं, जो खुद महाराष्ट्र से आते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दत्ता मेघे साहब, जो कांग्रेस के सांसद हैं, विदर्भ से आते हैं, विदर्भ उनकी कर्मभूमि रही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी, वो खुद नागपुर से आते हैं। उनके इलाके में क्या संकट है। सबसे बड़ी बात, हमने एक कारण देखा मनीष भाई कि ग्राउंड वाटर लेवल गिर रहा है, लेकिन इसके अलावा और क्या, इसके अलावा क्या कारण है कि महाराष्ट्र में अभी मार्च खत्म भी नहीं हुआ, अप्रैल में हम गए भी नहीं, मई अभी आई नहीं, जून अभी बहुत दूर है, लेकिन पीने के पानी के लाले पड़े। तरीके से अभी हमने रिपोर्ट दिखाई दीपक जी, ये साफ बताती है कि स्थिति भयावह है और बद से बदतर होने वाली है। इसको लेकर सरकार ने तमाम परियोजनाएं हमेशा से कहती रही कि इरिगेशन की लाखों हजारों करोड़ों की जो परियोजनाएं थी वो बनती गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? मेरा सवाल तमाम जो नेता जुड़े हैं मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आखिर वो पैसा गया कहां? इतना पैसा बहाया गया कि उन नहरों में से पानी बहे, इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स आए, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इसी महाराष्ट्र की विधानसभा में 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन स्कैम सामने आता है। उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, व्हाइट पेपर की बात होती है। तो ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या, गमलों से पानी बहता है और गांव में लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। बूंद के लिए तरस रहे हैं। तो मनीष ने बताया इसके कारण क्या है। कारणों में जाऊं उससे पहले सीधे चलता हूं प्रकाश जावड़ेकर जी के पास। प्रकाश जावड़ेकर जी, पैकेजेस निकले हैं केंद्र से, राज्य से, क्या वो काफी हैं? वो बिल्कुल काफी नहीं है। जहां से आपने शुरू किया था वही मैं भी शुरुआत करना चाहता हूं कि देखो, पानी की समस्या दिन ब दिन गंभीर होने वाली है। बढ़ती आबादी, औद्योगिक जरूरतें और खेती के लिए भी पानी की बढ़ती आवश्यकता, उसमें हमें पानी का जो भी धरती पर आता है उसका संवर्धन करना, उसका जल संवर्धन करना, जल संरक्षण करना और उसका सही उपयोग करना, ये तीनों चीजें करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में एक पिछले 12-13 साल से केवल खर्चा हो रहा है, लेकिन पानी नहीं बढ़ रहा है। पानी इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं किए जा रहे हैं और खेत तक नहीं पहुंच रहा है। दूसरी चीज है कि पीने के पानी के बारे में जो एक 50 साल का एक शहर का या एक कस्बे का विचार करना चाहिए। हम जब सत्ता में थे तब हमने प्रादेशिक रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम शुरू किए थे कि जहां खुद का पानी का स्रोत नहीं है वहां रीजनल वाटर से उनको पाइप से पानी मिलेगा, तो वो बहुत सफल रहा। लेकिन यह अभियान अब समाप्त हो गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना पड़ेगा और सरकार को कड़ी मेहनत करके लगन से काम करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त अगर पानी पर पैसा खर्च करेंगे तो पानी होगा, नहीं तो पानी में जाएगा। पानी होगा नहीं तो पानी में जाएगा, पते की बात कही है प्रकाश जावड़ेकर जी आपने। नवाब मलिक साहब, आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के मंत्री अजीत पवार पर आरोप लगा कि उन्होंने सिंचाई घोटाला किया है। बड़ी हो हल्ला हुई, बड़ी राजनीति भी हुई इस पे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद वो सरकार में फिर से वापस आ गए। प्रकाश जावड़ेकर जी मुद्दा उठा रहे हैं कि पानी पर जो पैसा खर्च हो वो भ्रष्टाचार मुक्त हो, वरना वो पैसा पानी में जाएगा। कैसे करेगी आपकी पार्टी, क्योंकि आपकी पार्टी तो लगातार सत्ता में बनी हुई है और अब महाराष्ट्र को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, जहां चर्चा का सवाल है, सूखे पे चर्चा है कि इरिगेशन पर चर्चा है
कुल मिला के एक भ्रम निर्माण कर देने से परिस्थितियों पे चर्चा नहीं हो सकती। 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम बार बार पूरे देश में बात होती रही। व्हाइट पेपर रखा गया इस देश के महाराष्ट्र में 70 सालों में जब इरिगेशन डिपार्टमेंट बना है तब से मिला के आज तक 70,000 करोड़ रुपए, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, लैंड एक्विजिशन हो, ठेकेदार हो, इस तरह से 70 सालों में खर्च किया गया आंकड़ा और वही पूरा घोटाला हो गया। इस तरह से कहीं न कहीं नेताओं की प्रतिमा मलिन करने का एक चाल थी। कागज द्वारा सभी सत्य विधानसभा के सामने आए और चर्चाएं कहीं बंद हो रही हैं। फिर लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका भ्रम फिर फैलाने का काम किया जाए। जब भी चर्चा करनी है हम किसी भी मंच में इस विषय को लेके खुली चर्चा के लिए हमेशा तैयार रहे। जहां तक सूखे का सवाल है, निश्चित रूप से सभी लोग समझते हैं अगर बारिश कम होगी तो कहीं न कहीं पानी का अकाल पड़ता है। महाराष्ट्र के 15 जिलों में अकाल हैं। लगभग 8,000 गांव और छोटी बस्तियां जो तांडेवाड़े कहते हैं वो मिला के कुल 12,000 तांडेवाड़े और बस्ती गांव, इस तरह के इलाकों में पानी का अकाल है। प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? प्राथमिकता होनी चाहिए कि लोगों को पीने का पानी मुहैया कराया जाए। प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो जानवर वहां पर है उसे पीने का पानी दिया जाए, उसे चारा मुहैया कराया जाए। और प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो फल बाग लगाए गए हैं वो पूरे इलाके जहां पे आज अकाल की परिस्थिति है, ये विदर्भ के इलाके नहीं है, ये अधिकांश पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ का एक डिस्ट्रिक्ट है और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं जहां पे बड़े पैमाने पे बाग बगीचे लगाए गए हैं। पूरा देश जानता है कि हिंदुस्तान का जो काबुली अनार है इन्हीं हिस्सों से पूरे देश में और पूरी दुनिया में पहुंचाया जाता है। इन्हीं हिस्से से पूरी जो मौसम्बी हम जिसे कहते हैं वो आज पहुंचाई जा रही है। कल 1200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने राहत पैकेज दिया है, तो उससे 700 करोड़ रुपए जो खरीफ के किसानों के फसल की नुकसान था, नवाब जी, अगले मेरा आपसे सवाल है उसके लिए है। जरा सुन लीजिए मनीष जी, पूरी बात करने में तो फिर बात होगा। और 400 करोड़ रुपए वो बाग जो लगाए गए हैं किसानों के फसल की नुकसान था, नवाब जी, अगले मेरा आपसे सवाल है उसके लिए है। जरा सुन लीजिए मनीष जी, पूरी बात करने में तो फिर बात होगा। और 400 करोड़ रुपए वो बाग जो लगाए गए हैं, एक बाग लगाने के लिए 7 साल के बाद वो फसल देती है और आने वाले 18-20 साल तक फसल देता है। अगर वो बाग बचाए जा सकते हैं उसे कुछ मदद देकर, पानी पहुंचाकर, तो उसके लिए 400 करोड़ रुपए का अनुदान तय हुआ है, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र सरकार ने कहा है कि इमीडिएट आप स्टार्ट करने का काम करें। जहां तक सवाल है सूखे को लेके, राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को पीने का पानी मुहैया कराया जाए, जानवर बचाए जाए और आने वाले दिनों में सूखा ना हो। वाटर कंजर्वेशन के छोटे छोटे काम किस तरह से हो, वो रोजगार हामी योजना के तहत काम शुरू किए गए हैं और सूखे से निपटने के लिए हर प्रयास राज्य सरकार कर रही है। नवाब जी, मेरा सवाल आपसे है कि आखिर इतनी बड़ी सिंचाई परियोजना, नहीं हम देखिए, आप मनीष जी, आप महाराष्ट्र को अच्छी तरह कवर करते हैं। जब ये चैनल पूरे देश के लोग देख रहे हैं तो हमें पूरे देश की सिंचाई योजनाएं और महाराष्ट्र की सिंचाई योजनाओं में क्या अंतर है वो भी लोगों को समझाना जरूरी है। लेकिन राजीव हरियाणा और उत्तर प्रदेश की किया गया गोसीखुर्द प्रोजेक्ट आज तक पूरा नहीं होता है नवाब जी। ठीक है ना, नहीं होता है। आप वहीं रहते हैं। गोसीखुर्द के पूरी तरह से बैराज के काम पूरे हो गए। लेफ्ट का जो कैनाल था उसका काम पूरा हो गया। राइट कैनाल का काम इसलिए नहीं पूरा हो रहा है कि किसान अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वहां पे जो पुनर्वसन का काम है, रिहेबिलिटेशन का काम है, नहीं, जब तक ऐसा है किसान को आप गोली मारकर, चाइना तो है नहीं कि किसी किसान पे गोली चला के आप हटा देंगे लोगों को। सबसे ज्यादा जो डिले हो रहा है उसकी मुख्य कारण है कि किसानों की भूमि अधिग्रहण करना, उसे संपादित करना और प्रोजेक्ट को आगे चलाना। गोसीखुर्द का जो प्रोजेक्ट है उसमें एक तरफ का जो कैनाल है, लैंड एक्विजिशन को लेके वो काम रुका हुआ है, बाकी काम पूरा है। पानी रुका हुआ है लेकिन कैनाल नहीं बन रहा है, इसलिए पानी आगे जा नहीं सकता और किसानों से जमीन जब तक नहीं ली जाएगी तब तक वो कैनाल पूरा नहीं होगा। बिल्कुल दत्ता मेघे जी, आपके पास पहुंचता हूं, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर जी जो तर्क नवाब मलिक जी दे रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? उनका कहना है किसान जमीन नहीं दे रहे हैं,
अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है, हम चाइना नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या है वस्तुस्थिति? आप भी महाराष्ट्र को उतनी अच्छी तरह से समझते हैं जितने हमारे बाकी पैनलिस्ट। ये साफ है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसलिए क्या होता है, अब बहाने कुछ निकालने हैं कि क्यों हंस रहे नवाब मलिक में। तो इसलिए तेल भी है, राधा भी है, नाचो तो दिखाएं कैसे नचाया जाता है। हाँ, तो वही तो हम बता रहे कि अगर पॉलिटिकल विल होती है तो नवाब मलिक जी ने भी देखा है कि हमने 4 साल में यानी 25 साल में कृष्णा का पानी जितना नहीं रोका था उतना चैलेंज लेकर बाजार से 7,000 करोड़ लाकर 4 साल में हमने एक तरह से पूरा पानी जो महाराष्ट्र के अधिकार का था कृष्णा ट्रिब्यूनल के तरह, लेकिन प्रकाश जी उंगलियां आप पे भी उठी थी उसमें। तो अगर इच्छा है, नहीं उंगली नहीं उठी थी, आप समझ लीजिए। बड़ी बात यह है कि काम हो गया था और ये काम होना जरूरी है। सरकार ये न बताए कि ये डिफिकल्टी है, वो डिफिकल्टी है, उस पर ज्यादा जोर देकर काम पूरा कर लेना, यही तो सरकार का काम होता है। तो वो अगर नहीं कर पाती है तो कहना चाहिए कि वो सफल नहीं रहे हैं। लेकिन मैं उससे भी एक ज्यादा बड़ी बात कहता हूं, मैं खुद नहीं, ऐसा है, देखिए ऐसा है, जावड़ेकर जी पूना में थे, कृष्णा खोरे का पानी रुकाया गया, इतना हमने बाजार से पैसा लाया, ठेका दिया, ये सभी पैसे ठेके देकर कमीशन लेने का काम और पूरी तरह से महाराष्ट्र को बकाल बनाने का काम शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के जमाने में ये सब महामंडल बनाए गए। और अभी तो चितले साहब पूरी तरह से उसको देख रहे हैं और वो सब जब सामने चीजें आएगी तब पता चलेगा कि गडकरी साहब ने कितने ठेकेदार पैदा किए, खड़गे साहब ने कितने ठेकेदार पैदा किए, किन लोगों को कितने 1000 करोड़ का काम एडवांस बांटे गए, ये सब चीजें सामने आएगी ना, आने दीजिए ना चीजें सामने। मेरी बात एकदम साफ है, जिसका बखान कर रहे हो आप, बात साफ है, जिसका बखान कर रहे हो वही सब तो काम बांट दिया आपने, जो काम आज तक पूरा नहीं हो रहा है। मुद्दों से वही वही बता रहा हूं कि मुद्दों से भटकना उन्हीं को जमता है कि जिनसे काम नहीं बनता है। 15 साल से ये सत्ता में है, अब ये इनका आखिरी साल है और 14 साल सत्ता में रहने के बाद अब फिर उसकी याद दिलाए कि ये उस समय हुआ, ये तो कोई वहां तो काम हुआ, लोगों ने देखा, फर्क देखा। और बात साफ है कि आपने जिस तरह से काम किया है, आपके ही आंकड़ों ने सिद्ध कर दिया कि इरिगेशन का केवल 1% ही काम बढ़ गया, बाकी कुछ पानी नहीं मिला। और उससे ज्यादा गंभीर बात है कि चितले साहब का नाम लेते, वो इंटरनेशनल एक अथॉरिटी है पानी की, लेकिन उनके अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी बनी, ये बताने के बजाय इन्होंने कहा एसआईटी बनी। अरे एसआईटी पुलिस की बनती है, वो रेड कर सकती है, वो अरेस्ट कर सकती है, वो कस्टोडियल इंट्रोगेशन कर सकती है, ये कोई अधिकार एक्सपर्ट कमेटी को नहीं होते हैं। और इसलिए चितले साहब ने कह दिया इसको एसआईटी कहना गलत है, ये तो एक विशेषज्ञों की है और उनका रिपोर्ट आने दो, फिर आपके क्या क्या बाहर आएगा, बेनकाब होंगे वो देखेंगे। मैं बड़ा गंभीर मुद्दा इससे ज्यादा ले रहा हूं। गंभीर मुद्दा यह है कि जहां सिंचाई का पानी नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की क्षमता 30% भूमि को सिंचित करने की है, जो 70% इलाका है, और जहां इस साल बारिश का और सूखे का समस्या है, वो 110 तहसील ऐसे है कि जो एक तरह से परमानेंट सूखे की स्थिति में रहते हैं, कम बारिश होती है। वहां हर बूंद को पानी जल संवर्धन करने के लिए जो हजारों करोड़ रुपयों का प्रोविजन करना चाहिए था, पिछले 14 साल में उस कार्यक्रम पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। और इसके कारण जो हर गांव को एक पानी के बारे में स्वयं पूर्ण कर सकते हैं, वो नहीं हुआ है। वो नहीं हुआ है। तो 14 साल से आपने भी जल संवर्धन का काम नहीं किया है। और उनका कहा है कि चितले साहब अगर उनकी पोल खोलेंगे तो 14 साल की, उनके तो 4.5 साल थे, आपके तो वो 14 साल की पोल खोलेंगे। बोलिए नवाब भाई, बोलिए। नहीं, ऐसे देखिए, जावड़ेकर साहब महाराष्ट्र के प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन थे जब ये महाराष्ट्र में सरकार शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की थी।
ये पानी योजनाओं की बखान अभी इन्होंने किया। इन्हीं की सरकार में इनके मंत्री ने इतने ठेके बांट दिए और सिर्फ पाइप खरीद के पूरे महाराष्ट्र में लाके रख दिया। कहा कि हम पूरे गांव को टैंकर मुक्त कर देंगे और जितना कमीशन लेना था लेके ठेके बांट कर चले गए। आज तक वो पाइप बिछाने का काम आज तक उन्हीं ठेकेदारों के माध्यम से चल रहा है। और प्लानिंग कमीशन के आप थे उपाध्यक्ष, आपने सभी चीजों को मंजूरी दी होगी। आप चर्चा कर रहे हैं कृष्णा खोरे महामंडल की। कृष्णा खोरे महामंडल का गठन होने के बाद कृष्णा खोरे का पानी इसलिए रोका गया था कि एक आर्बिट्रेशन बिठाया गया था कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कृष्णा वैली का पानी जाने की एक मर्यादा तय होगी। 2002 के पहले जितना पानी आप रोक सकते हैं रोक लीजिए, उसके बाद आपको बांध बना के पानी रोका नहीं जा सकता। इसलिए वहां पर पानी रोका गया। केनाल के काम जब शुरू होने लगे, आप लोगों ने राज्यपाल के सामने मुद्दा रखा। आपने मुद्दा रखा कि महाराष्ट्र के अंदर सारा पैसा पश्चिम महाराष्ट्र में खर्च हो रहा है, विदर्भ पे पैसा खर्च नहीं होता। रीजनल इम्बैलेंस है। इस तरह से महाराष्ट्र के पूरे विकास में अड़चन कैसा पैदा हो, किस तरह से पूरी योजनाएं होना, हर एंगल पे आपने चाहे विधानसभा हो, चाहे राज्यपाल महोदय को गुमराह करने का काम करना हो, चाहे जनता को भ्रमित करने का काम हो, आप लोगों ने किया। और निश्चित रूप से उससे कुछ अड़चनें पैदा हुई हैं। कामों का विस्तार बढ़ा है। विदर्भ में काम बढ़ाए गए, उत्तर महाराष्ट्र में काम बढ़ाए गए, कोंकण में काम बढ़ाए गए। पश्चिम महाराष्ट्र में पानी रोकने की एक समय मर्यादा में काम किया गया था, इसलिए सभी काम बढ़ाए गए। इसलिए कामों की व्याप्ति बढ़ी और काम पूरे नहीं हुए। लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पूरी तरह से योजनाएं पूरी होंगी तो महाराष्ट्र की परिस्थितियां पूरी तरह से बदलेंगी। जावड़ेकर जी, दत्ता मेघे जी, माफ कीजिएगा, ये दोनों का कंपटीशन मतलब बातचीत इतनी तीखी चल रही है कि मैं आपके पास नहीं आ रहा हूं। सवाल के बाद आपके पास होगा। प्रकाश जी, ये मौका आपको इसलिए क्योंकि सीधे आप पर व्यक्तिगत आरोप लगे हैं कि प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन रहते हुए आपने पैसे लेकर ठेके दे दिए और काम एक भी नहीं हुआ आज तक। नहीं, ये नहीं, ये आरोप नहीं उसने किया। उसको मालूम है प्लानिंग कमीशन कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं होती है। तो उन्होंने बात इतना ही कहा कि भाई पानी योजना को तो मंजूरी, हाँ आपके मंत्री, ये पानी महाराष्ट्र के अधिकार का, वही तो मैं बता रहा हूं। पानी जो रोकना चाहिए था महाराष्ट्र को, वो 25 साल हुए वो अवार्ड को, लेकिन 1976 से लगभग 1995 तक 20 साल में वो काम पूरा नहीं हुआ, आधा ही हुआ था। पूरा आधा जो बचा था वो 4 साल में किया और वो भी मान रहे कि रोका गया पानी। तो पानी का डैम बनाकर वो रोकना, ये काम बिल्कुल महत्वपूर्ण था, महाराष्ट्र के अधिकार में वो हो गया। अब बात है कि वो खेतों तक पहुंचाने की इनकी जिम्मेवारी थी। वो अब ये बहाना बनाए कि वो विदर्भ को पैसा दिया। हम तो मानते हैं कि महाराष्ट्र जैसे स्टेट में नियोजन और योजना ऐसी बननी चाहिए कि जिसका मुद्दा ये साफ है कि वहां जाकर सबको पानी के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तभी वो समयबद्ध तरीके से पूरा होगा कार्यक्रम। और ये तू मैं वाली लड़ाई नहीं है। ये बात है जो मैंने गंभीर बात कही कि 70% महाराष्ट्र ऐसा है कि जिसमें सिंचाई पहुंच ही नहीं सकेगी। उसके लिए जो काम करना चाहिए वो नहीं हुआ है, ये मुद्दा है। और वही एरिया आज सफर कर रहा है जहां सिंचाई का पानी नहीं जा सकेगा। सिंचाई की पानी तो दूर, प्रकाश जी, यहाँ तो पीने के पानी का संकट है। बूंद बूंद पानी के लिए लोग 8-8 किलोमीटर चल रहे हैं। जालना में स्थिति तो इतनी भयावह है कि लोग सड़क के किनारे जो पानी जमा हो रहा है उसको पीने का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, तो ये जो जालना की स्थिति आप बता रहे हैं, सवाल ये है कि 14 साल बाद जालना जी प्रकाश जी, लग रहा है शायद कुछ ऑडियो के अंदर प्रॉब्लम है। लेकिन सवाल यहां पर दत्ता मेघे जी बड़ा खड़ा ये होता है कि 14 साल से आप सत्ता में हैं, 14 साल से एनसीपी और कांग्रेस सत्ता के अंदर है महाराष्ट्र के अंदर। क्या किया 14 साल के अंदर? आखिर जालना में पीने के लिए डबरों का पानी या गंदे जो पॉट्स बने होते हैं, गड्ढे बने होते हैं, उनका पानी लेने की जरूरत आपके मतदाता को क्यों पड़ी? क्योंकि कांग्रेस का हाथ है आम आदमी के साथ, तो आम आदमी को भूल कर लग रहा है इस राज्य में। ऐसी बात नहीं है। आज जो चर्चा है खास तौर से महाराष्ट्र में जो दुष्काल हुआ है वो कहाँ है और कैसा उसको खत्म करना है,
ये मेन क्वेश्चन है। अभी मैं दोनों का डिस्कशन सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी विरोधी पक्ष का काम है, लेकिन जब भी अकाल होता है, जब भी संकट आता है, तब सभी पार्टियों ने एक जगह आके वो काम करना चाहिए। किसका दोष है, कितने क्या नहीं, उसके अपनी यंत्रणा है। और मैं इसीलिए मैं बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव आदमी हूँ, समाज में काम करने का मेरा विश्वास है। इसको और उसको विरोध करने से कोई होगा नहीं। जो आदमी अच्छे काम करते हैं उनको चुन के देते, लोगों ने चुन के दिया, काम अच्छा हो गया। लेकिन पानी कम आया और इस साल अकाल हुआ। जालना का जो शहर जिला है, आपने अभी कहा वहाँ पीने का पानी की मोहलत है, अभी कभी नहीं हुआ। वहाँ तो एक कुआं था, बोले वहाँ इतने सालों से, अरे शिवाजी महाराज के पहले से कुआं था, इसी साल वो पानी नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि आपके डिस्कशन से ये तय नहीं होगा कौन दोषी और कौन बराबर। हाँ, अब जो अकाल है इसमें लोग भी बड़े इससे मदद कर रहे हैं। हम लोगों ने एक लाख रुपए महीने भी दिए, क्योंकि क्या है, ये सिर्फ केंद्र सरकार राज्य सरकार का काम नहीं होता। आम आदमी जब ये बात देखते हैं उसको मदद करते हैं, बहुत बड़ा काम है। लेकिन पूरी यंत्रणा महाराष्ट्र सरकार की, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो और विरोधी पार्टी के भी कुछ लोग अब इस काम में लगे। इसलिए अभी तू मैं करने का टाइम नहीं, और उस नेचर का मैं आदमी नहीं हूँ। जरूर है, इसके पहले भी 72 में बहुत बड़ा दुष्काल हुआ था, लेकिन ये दुष्काल के लिए हम कौन क्या है, कौन दोषी है, कौन नहीं है, वो अलग से बात है। लेकिन दुष्काल जो है वो लोगों की जो दिक्कत है, वो पानी उनको पीने को मिलना चाहिए। अब हो तो अभी रेल से भी पानी वहाँ पहुंचे, लेकिन पीने के पानी कोई भी आदमी मर नहीं जाए, इसकी पूरी जिम्मेदारी है। और इसीलिए मैं आपके इसमें आया हूँ। मैं किसी को दोष देता नहीं। आपने शरद राव जी का नाम लिया, वो हमेशा काम करते हैं, हमेशा किसानों के बारे में, और वो थे करके हमको इतने आज पैसे मिले, पूरे के पूरे पैसे के। उनके भी रूल्स है, नियम है, और भी लगे तो और भी देंगे। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में पीने का पानी हो, लोगों को मिले, और जो जानवर है वो भूखे हैं उनको चारा मिले, ये प्रमुख एक बात है, और हम सब लोग मिलकर करेंगे। मेघे साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। मुझे आप राजकीय क्वेश्चन भी मत पूछिए। मेघे साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इस पर भी सियासत हो रही है। बात आ रही है भीषण अकाल मराठवाड़ा में पड़ा है, लेकिन चारा छावनियां। मेघे साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इस पर भी सियासत हो रही है। बात आ रही है भीषण अकाल मराठवाड़ा में पड़ा है, लेकिन चारा छावनियां, टैंकर का पानी सांगली, सातारा, अहमदनगर करते हैं, वो जो सियासत जो कर रहे हैं, आप मीडिया वाले भी सियासत में आते हैं। मीडिया वाले भी दोष देने का ही काम करते हैं। कौन से मीडिया ने इस वक्त महाराष्ट्र में पैसे दिए? आपके पास मीडिया से सवाल उठाता है। नहीं, उसका मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए आप कोई गलत क्वेश्चन मत पूछिए। मैं आपको किसी को दोष नहीं दूंगा। जब अकाल है, अकाल के बारे में पूछिए। अकाल की बात थी करके मैं, हमारे विदर्भ में भी बुल्ढाना जिले में अकाल है, कोई और जिले में तहसीलों में वहाँ पीने के पानी की दिक्कत है, गांव में दिक्कत है, वहाँ टैंकर जो भी सुविधा सरकार करती है वो कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपके चैनल पे आया। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। आज विरोधी पार्टी के लोग भी काम कर, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि अभी तक बराबर है, भी सब लोग मिलकर काम करो। अकाल जो है, पानी देने का काम सबका है, कोई एक पार्टी का और एक आदमी का नहीं, ऐसा मुझे लगता है। इससे मैं कोई ज्यादा मुझे क्वेश्चन भी मत पूछो पॉलिटिकली। लेकिन हम तो सभी पार्टी की मदद लेना चाहते हैं, और लोगों को पानी मिले, जानवर को चारा मिले। ये जो प्रमुख आज महाराष्ट्र में कोई बड़े जिले में कभी इतना बड़ा अकाल पश्चिम महाराष्ट्र में नहीं हुआ। सातारा, सांगली, सब जगह आज पानी पीने का पानी नहीं। खेती का तो छोड़ दो, पिछले वक्त भूख है, लोगों को नहीं मिलता, वो हम दे सके, लेकिन पानी देने का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए राजनीति का कोई भी क्वेश्चन किसी को भी मैं दोष नहीं दूंगा। चलिए, माना आपकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं। आप पानी के संकट को जात, धर्म, राजनीति सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं दत्ता मेघे जी, इस बात के लिए, इस भावना के लिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि सरकारों की अपनी जवाबदेही होती है। क्या उस जवाबदेही से एक
जनरल अपील करके भगना चाहते हैं राजनीतिक दल? ये भी सवाल हमारे जहन में कहीं ना कहीं खड़ा होता है। नवाब मलिक साहब, हम सब जानते हैं कि पीने के पानी पर कोई राजनीति पीने के पानी पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आजादी के 65 साल के बाद चलिए हम रोटी, कपड़ा और मकान हर आदमी को न दे पाए, लेकिन अब हम पीने का पानी तक नहीं दे पा रहे। और क्या हम कह रहे हैं कि हम अमेरिका, कनाडा, अमेरिका, जापान और यूरोपियन यूनियन के बाद दुनिया की चौथी बड़ी महाशक्ति बन गए हैं। अभी नवाब साहब ने भी कहा है कि हमने काल में नहीं लगाया, जिसको जितना पानी दे वो नहीं दे सके। अभी तो हर गांव में पानी रोकना और हर आदमी को पीने को मिले, ऐसी योजना बड़े बड़े प्रोजेक्ट न करते हुए हर गांव के अंदर सरकार ने बांध बनाई थी, नहरें बनाई थी, पानी कहाँ गया? बांधों का पानी कहाँ है? हम तो ये पूछ रहे हैं। 11% पानी बचा हुआ है मराठवाड़ा में। आने वाले 4 महीनों में गर्मी और सूखे वो मैंने काम नहीं किया, बहुत बुरी होने वाली है। इसके लिए ये पानी और चारा जानवर को कैसा, मैं इसके बारे में सोचिए। और इसी के बारे में आपके मैं चैनल पे आया। नवाब जी, आप कुछ बोलिए। नवाब जी, और मैं कोई पार्टी की बाजू इस अकाल में नहीं मान रहा। ठीक है दत्ता मेजर जी, हम आपकी बात से सहमत हैं। आप एक बड़ी सोच लेकर चल रहे हैं और हमें उस सोच पर कोई आपत्ति नहीं है। हम आपके इस कदम की सराहना करते हैं। लेकिन नवाब मलिक साहब, मनीष अवस्थी ने भी कई सवाल उठाए, मैंने भी कई उठाए हैं। क्या सरकार जवाबदेही से भाग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं भाग रही है। महाराष्ट्र के तमाम गांव में जहां पे सूखा है वहां पे 2800 टैंकर द्वारा गांव तक पानी पहुंचाने का काम शुरू है। किसी गांव से भी डिमांड आए कि हमें टैंकर द्वारा पानी पहुंचाया जाए तो राज्य सरकार ने पूरे तहसीलदारों को अधिकार दिया है, उन्हें फंड्स अवेलेबल करके दिए हैं और पानी के स्रोत बताए कि यहां से आप ट्रांसपोर्ट करिए। जुलाई तक पानी हर गांव तक पहुंचाने का इतना पानी महाराष्ट्र सरकार के सूखाग्रस्त भागों के पास पहुंचाने भर का पानी उपलब्ध है। जहां तक चारा छावनी को लेकर जो जानवर छावनी में रखे गए हैं, अभी यहाँ पे एक सवाल खड़ा किया मनीष जी ने कि पश्चिम महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जानवर के छावनी है और मराठवाड़ा में कम है। सबसे ज्यादा अगर हम देखें जानवर कहाँ है तो सबसे ज्यादा जानवर आज अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में इसलिए सबसे ज्यादा जानवर है कि वहां पे पानी और चारा अवेलेबल है, बीड़ से लगा हुआ जिला है। वहां के किसानों ने अपने जानवर उस जिले में शिफ्ट किए हैं। कुछ औरंगाबाद से सटे हुए जानवरों ने वहां पे शरण लिया है। तो कहीं ना कहीं जहां पे अच्छी तरह से मैनेज हो रहा है, किसान अपने जानवर वहां ले जा रहे हैं। और 250 जानवर तक अगर कोई वहां पे अपनी कैटल फार्म शुरू करना चाहता है, छावनी शुरू करना चाहता है, तो आज भी राज्य सरकार मंजूरी दे रही है। पहले 5 लाख रुपए लिए जाते थे इन छावनियां बनाने के लिए। नहीं, आप देखिए ऐसा महाराष्ट्र में आप जानते हैं मनीष जी कि कोऑपरेटिव सेक्टर इतना मजबूत है। यहाँ पे बाजार समिति है, गन्ना मिले हैं, ये सभी संस्थाएं आगे आकर अपनी अपनी तरफ से कैटल कैंप्स खोल रही है। पानी सरकार पहुंचाती है और उनको छावनी में चारा देने का जो पैसा खर्च होता है उसका पैसा भी सरकार 60 रुपए बड़े जानवर और 30 रुपए प्रति छोटे जानवर के हिसाब से उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। जावेद जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या महाराष्ट्र और केंद्र सरकार जो कर रही है वो काफी है या आपको और जरूरत महसूस होती है? मैंने पिछले सप्ताह में ये सवाल उठाया था और तभी शरद जी ने आश्वासन दिया था, शरद पवार जी ने, कि 13 तारीख को हम निर्णय लेंगे। तो 13 को निर्णय, हमें उम्मीद थी कि महाराष्ट्र सरकार ने जो मांगा था 2500 करोड़ और वो 1800 करोड़ बचे थे तो वो मिलेंगे, लेकिन उसमें भी 600 करोड़ की कटौती हुई है। तो एक पैसे की बात है, लेकिन बड़ी बात है योजना की, क्योंकि जब तक पानी की पूरी व्यवस्था आने वाले दिनों में संकट जितना गहरा होने वाला है उसके लिए नहीं करेंगे और उसमें भी अगर तू मैं करते रहेंगे तो ये महाराष्ट्र को पूरा एक साथ ले जाने का ये सरकार का इरादा नहीं है और इसलिए इनको अपनी नीति और नियत में सुधार करना चाहिए। दीपक जी, अभी स्थिति में सारे नेता बैठे हैं, सारे दलों के नेता हैं। चाहिए प्रकाश जी, चलो मुझे जाना है। स्थिति ये है अभी महाराष्ट्र में कि अब छोटे गांवों से, जिलों से निकलकर लोग बड़े शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। ये समस्या से सरकार कैसे जूझेगी नौकरी के लिए? दूसरा आरोप ये लगता रहा है कि सरकार बांधों से पानी, बिजली के पावर प्रोजेक्ट, जो ब्रेवरीज हैं, जो डिस्टिलरीज हैं, उनको दे रही है। तो क्या प्राथमिकता होनी चाहिए?
नवाब जी बोलिए आप। हमारा संपर्क टूट गया है। प्रकाश नवाब जावड़ेकर जी, नवाब जी देखिए, ऐसा है कि मनीष जी चौरसिया जी, आप भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में पानी को लेकर कानून बना है कि पानी पे किसका अधिकार। पानी पे सबसे पहला अधिकार है लोगों को पीने के लिए पानी मुहैया कराया जाए, उसके बाद किसानों को पानी दिया जाए, और उसके बाद इंडस्ट्री का अधिकार। इस तरह से महाराष्ट्र की विधानसभा में पानी पे अधिकार को लेके पूरी तरह से स्पष्ट कानून बनाया गया है। अब जैसे चर्चा होती है कि महाराष्ट्र में इंडस्ट्री को पानी दिया जा रहा है, पिछले दिनों 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पक्ष नेता ने कहा कि बियर कंपनीज का पानी बढ़ गया। हम यहाँ ये चर्चा करें कि जब सूखे की चर्चा हो रही है, ये ऐसा नहीं कि बुंदेलखंड में सूखा पड़ा तो पूरा बुंदेलखंड एक किनारे से 10 जिले अकालग्रस्त हैं। यहाँ पे अगर सतारा में सूखा है तो 3 तहसील में है, 3 तहसील में नहीं है। सांगली में सूखा है तो 3 तहसीलों में है, 3 तहसील में नहीं है। सोलापुर में है तो 2 तहसील में नहीं है, 4 तहसीलों में है। पूना के 3 तहसील में है तो 2 तहसील में नहीं। तो इस तरह से अलग अलग तहसील वाइज यहाँ पे परिस्थितियां हैं, और जहाँ पे पानी है अवेलेबल वहाँ इंडस्ट्री बंद नहीं कराई जा सकती। अगर पीने के लिए वो पानी दे पा रहे हैं, वहाँ के किसानों को खेती के लिए पानी मिल रहा है, तो वहाँ की इंडस्ट्री चलेगी, उनका अधिकार है। ये सूखा जो है एक पूरी तरह से महाराष्ट्र के एक तरफ से सूखा पड़ा हुआ है, इस तरह की परिस्थितियां नहीं है। हाँ, कुछ जिले ऐसे हैं, जैसे जालना जिला है, पूरे जिले में अकाल है, ये हम स्वीकार करते हैं। कुछ जिलों में पूरे जिले के जिले, बीड़ है, पूरे जिले में अकाल है। तो परिस्थितियां अलग अलग हैं। जब आंकड़े लाए जाते हैं महाराष्ट्र की विधान की सभा में चर्चा के लिए, तो एक जिले में अकाल है, उसी जिले में जहां अकाल नहीं है वहां के आंकड़े लाकर भ्रम फैलाने का काम कुछ नेतागण करते हैं। लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि महाराष्ट्र को सूखा है, सूखे से ही महाराष्ट्र ने बहुत कुछ सीखा है। आज मनरेगा का कानून देश में आया तो 72 के सूखे में ही रोजगार हमी योजना का कानून बना, ताकि गांव से पलायन को रोका जाए। आज पूरे महाराष्ट्र में 17 लाख मजदूर हर रोज, चाहे वो रोजगार हमी योजना जो महाराष्ट्र सरकार की अपनी है या नरेगा है, उसके माध्यम से लोगों को गांव में रोजगार मुहैया कराए गए हैं। और निश्चित रूप से पलायन, ये हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया का माइग्रेशन एक फंडा है। अच्छे अवसर के लिए लोग आगे बढ़ते हैं। रोजगार हमी योजना के जो 147 रुपया मजदूरी थी, उसको बढ़ाकर 4 दिन पहले सरकार ने 163 रुपये करने का काम किया है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि गांव में लोगों को मजदूरी मिले, अनाज की कोई किल्लत नहीं है, पीने का पानी मुहैया कराया जाए, जानवर पशुधन बचाने का काम किया जाए। जो बाग अगर उजड़ गए तो फिर लगाने के लिए 7-8 साल लगेंगे, उन बागों को कैसे बचाया जाए, इन प्राथमिकताओं को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। चलिए, प्राथमिकता मैंने आपकी मानी, लेकिन मनीष भाई, आपको क्या लगता है, आप महाराष्ट्र को इतनी बेहतर ढंग से समझते हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये सब चीजें काफी होंगी या ये थोड़ा है, थोड़ा करने की जरूरत है? थोड़ा नहीं, बहुत कुछ करने की जरूरत है दीपक जी। अभी ये जो बात हो रही है, नवाब भाई जो कह रहे थे, नवाब जी काफी सीजन नेता हैं, बहुत शालीन और संजीदगी से चीजों को समझते हैं। मैं इनके साथ इनकी राजनीति को काफी करीब से देखा हूं, काफी संजीदा तरीके से ये कह रहे थे। लेकिन जमीनी हकीकत से कैसे आम आदमी को ये छुटकारा दिलाएंगे, इसका ठोस जवाब अभी देना इसमें साफ नजर नहीं आया। क्योंकि जहां जिस वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात हो रही है, वहां पर अगर सातारा की बात होती है तो वो मुख्यमंत्री का इलाका है, पृथ्वीराज चौहान का इलाका है, वहां चीजें बेहतर होंगी, निश्चित जाहिर सी बात है। बात होगी शोलापुर की तो गृह मंत्री का इलाका है, वहां निश्चित बेहतर होगा। और जिस तरीके से अहमदनगर की बात जो नवाब जी ने कही, नवाब जी विखे पाटिल का वो इलाका है, वाकई आपने जो जमीनी परिस्थिति बताई वो भी सही है। लेकिन सच तो ये भी है ना, मराठवाड़ा के कई और जिले हैं, उनके जिक्र उनके लेकर क्यों नहीं बात बहुत गंभीरता से हो पाती? सवाल आप पे। ऐसा है मनीष जी कि आप मराठवाड़ा की जब बात करते हैं तो नांदेड़ में पूरी तरह से सूखा नहीं है, परभनी में हालत खराब नहीं है, वहीं पे आप देखेंगे लातूर में परिस्थिति उतनी खराब नहीं है, जालना, औरंगाबाद, बीड़, उस्मानाबाद, इन 4 जिलों की परिस्थितियां निश्चित रूप से खराब है और काम वहां पे हो रहा है। आपको पता है कि महाराष्ट्र के 153 तहसील ऐसी है जिसको कायम दुष्काली कहा जाता है, कि जहां पे हमेशा के लिए अकाल पड़ा हुआ है। आपने सतारा जिले की बात की, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देश में जिस तरह से चीरापूंजी में बारिश होती है,
उस तरह से महाबलेश्वर के इलाके में देश में सबसे ज्यादा पानी चिरापुंजी के बाद महाबलेश्वर में पड़ता है। वहां पे कोयना का हमारा प्रोजेक्ट है, पानी रोका जाता है, लेकिन वो पानी उसी जिले में जो हमारी मान तहसील है, खटाऊ तहसील है, कोरेगांव तहसील है, वहां ये पानी ले जाया नहीं जा सकता। वहां बिजली परियोजनाओं पे इस्तेमाल होता है और समंदर में चला जाता है। राज्य सरकार ने सुरंग लगा के रीयूज करने की योजना पे काम किया, पिछले साल से वो कार्यान्वित होने का काम किया गया। तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र की परियोजनाएं, महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थिति, महाराष्ट्र में परिजन जो बारिश किस तरह से होती है, एक डिस्ट्रिक्ट में 3 तहसील में पानी होता है और 3 तहसील में बारिश ही नहीं होती, या 153 तहसील ऐसे जहां पे परमानेंट, हम जिसको ड्राउट अफेक्टेड एरिया कहते हैं, इस तरह की हालात हैं। और निश्चित रूप से राज्य सरकार मेहनत करके इन हालातों से लड़ने के लिए बात कर रही है। सूखे पे चर्चा आज हो रही है। एनसीपी ने 2 जून को बैठक बुलाकर के हालात बहुत खराब होने वाले हैं, आज से 10 महीना पहले कार्यकर्ताओं को काम पे लगाया था। तो कहीं ना कहीं हम पार्टी की तरफ से भी, सरकार, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या और बहुत सारी संस्थाएं हो, सब मिलके इस संकट से मुकाबला करने के लिए काम चल रहा है। हमें लगता है कि हमें कामयाबी मिलेगी। चलिए, आपको लगता है आप कामयाब होंगे। सीधे चलते हैं दत्ता मेघे साहब के पास, बड़े पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं। दत्ता मेघे साहब, आपको क्या लगता है और क्या क्या करने की जरूरत है इस मुकाम पर? नहीं, एक तो हर आदमी को पीने का पानी देना ही चाहिए, वो तो कर्तव्य है हमारे गवर्नमेंट का। और जो जानवर वहाँ मर रहे हैं, आज भी हम उनको चारा नहीं दे रहे। आपने जो कहा पहले सही है कि मराठवाड़े में थोड़ा वहाँ छावनी कम है, वहाँ पानी की दिक्कत ज्यादा है। इधर भी महाराष्ट्र सरकार ने ध्यान देना चाहिए और सरकार ने उधर तो करना ही चाहिए, पैसे दे जो लगता है उनको देना चाहिए जहाँ जहाँ दुष्काल है। लेकिन मराठवाड़े में 3-4 जिलों में पीने के पानी की बहुत तकलीफ है, वहाँ ज्यादा ख्याल देना जरूरी है। और लोग भी अभी बड़े पैमाने पे सीएम फंड में मदद कर रहे हैं। लोगों की मदद लेके मुझे ऐसा लगता, पानी नहीं मिला ऐसा एक भी आदमी इस महाराष्ट्र के अंदर जो दुष्काल जहाँ है वहाँ नहीं मरना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी और ये कर्तव्य हमारे महाराष्ट्र सरकार का और केंद्र सरकार का है। वो जिम्मेदारी हम निभाएंगे और कोई भी दिक्कत वहाँ नहीं होगी, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। मेघे साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, लेकिन मनीष जी को बीच में लाऊंगा। मनीष जी, मेरा सवाल ये है कि अब जब सूखे का संकट है, इससे पहले कि आप दत्ता जी बोलिए, दीपक जी बोलिए। जी हाँ बोलिए। मेरा सवाल मनीष जी ये है कि क्या महाराष्ट्र के जो हालात हैं वो आगे चलकर पूरे देश में भी आ सकते हैं? आज कई दिनों से आप इस स्टोरी पर काम कर रहे हैं, कई दिनों से रिसर्च कर रहे हैं। जी हाँ बोलिए। मेरा सवाल मनीष जी ये है कि क्या महाराष्ट्र के जो हालात हैं वो आगे चलकर पूरे देश में भी आ सकते हैं? आज कई दिनों से आप इस स्टोरी पर काम कर रहे हैं, कई दिनों से रिसर्च कर रहे हैं। इसके फंडामेंटल रीजंस क्या है, इसके मूलभूत कारण क्या है और किन चीजों से सतर्क रहने की जरूरत है हमको? देखिए, जो बात हो रही है, जो एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ है, कि जो मेघे साहब बोलिए, आप बोलिए। पानी का मिसयूज होता है जहाँ पानी है। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए मेघे साहब, बोलिए। सुन पा रहे हैं आपको। हेलो, हाँ, तो जहाँ पानी का मिसयूज होता है और जहाँ पानी हमेशा कम होता है, जैसा अभी पश्चिम महाराष्ट्र में दुष्काल हुआ, वहाँ गन्ने की खेती बहुत होती है और गन्ने के लिए पानी बहुत जाता है। तो खेती का जो पैटर्न है वो भी जहाँ आने से ज्यादा पानी जाता है वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए, उसमें दूसरे क्रॉप पैटर्न वहाँ बदलना चाहिए। क्योंकि बहुत जगह हमारी पानी की बहुत नासधूस होती है, तो वो पानी बचा के हर नागरिकों ने इसमें ख्याल देना चाहिए कि पानी बहुत कीमत है, उसको लोगों का जान पानी में रहता है, इसलिए पानी का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। और जहाँ जहाँ पानी है और जहाँ बह के जाता है उसको रोक के पूरे देश को जो लोग हैं उनको पीने का पानी मिलना चाहिए। ऐसी योजना सरकार ने करना चाहिए और वो करने के लिए हर स्टेट सामने आ रहे हैं और सरकार, केंद्र हो राज्य हो, ये पीने के पानी और इरिगेशन सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा पैसा देगी, उसमें कोई भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए भी शुरू से ख्याल देगी, ऐसा मुझे लगता है।
देखिए दीपक जी, जो आपने सवाल पूछा था, जहां तक भ्रष्टाचार ना हो कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन नहीं मनीष जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दत्ता मेघे जी कांग्रेस से हैं, उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार ना हो, सुन के कभी कभी बड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि खुद राजीव गांधी जी स्वीकार चुके थे कि अगर 1 रुपया जाता है दिल्ली से गांव के लिए तो वहां पर सिर्फ 15 पैसे पहुंचता है। और मुझे नहीं लगता कि राजीव जी उस वक्त जो कह के गए थे उस हालात में आज तक कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, तो इस स्थिति को भी हमको समझना चाहिए। लेकिन मनीष जी, आपकी ओवरऑल स्टडी क्या कहती है? यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि जो महाराष्ट्र में हालात हैं, क्या ऐसे हालात पूरे देश में भी बन सकते हैं? जी हाँ, परिस्थितियां जो बन रही हैं और जो एक तरह से इकोलॉजिकल चेंज आ रहा है, उसको देख के ये कहा जा सकता है कि जो बदलाव हो रहा है मौसम में, चाहे आप ले कि जब सर्दियों का मौसम होता है वो एक महीना आगे हो रहा है, बरसात का मौसम, मानसून जो होता है वो अपने पूरे तेवर बिगाड़ रहा है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार को ये सोचना होगा कि नैसर्गिक आपदा की तैयारी जो हो, जिसको लेकर आज सूखे पे जो माथापच्ची हो रही है, जो सब ढोल पीट रहे हैं और सब कुछ चिकने घड़े पे पानी की तरह दिखाई दे रहा है कि एक एक बूंद पानी के लिए लोगों की आंखों से आंसू छलक रहे हैं, 8-8, 9-9 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, गंदी नालियों का पानी पीने की मजबूरी है। ऐसी स्थिति, इतनी भयावह स्थिति अगर है, तो ये नैसर्गिक आपदा से निपटने के लिए बार बार हम निसर्ग को भी कब तक ये कहेंगे कि पानी नहीं बरसा इसलिए ये हालत है? हमारे पास क्या वो प्रबंधन है, जल संवर्धन है? अगर हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं तो उस पर क्यों नहीं वहां से नहरों से पानी बहता? ये सारी वजह है कि सियासत और राजनीति, और जहां तक भ्रष्टाचार की बात हुई है, तमाम बातें, चाहे बीजेपी की बात हो, नवाब जी ने कही कि भाई वो व्हाइट पेपर जो आया, वो व्हाइट पेपर पिछले 40 सालों का बात है, लेखा जोखा है। तो नवाब जी, लेकिन अगर ये 40 सालों का लेखा जोखा है, इंसान तो आज में जी रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अवस्थी जी, नवाब जी का सवाल आपसे। देखिए, ऐसा है कि अभी आप दीपक जी, आप यहाँ पे बहस कर रहे हैं कि आगे परिस्थितियां कैसी होगी। सबसे पहले आज पूरे देश में लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो उपलब्ध पानी है उसका इस्तेमाल बर्बादी ना करे, कम से कम इस्तेमाल करके पानी कैसे बचाया जाए, इस तरह के योजनाओं पे काम करना। और दूसरा, जो पानी बरसता है उस पानी को किस तरह से कंजर्व किया जाए, पानी का भूजल स्तर जो नीचे जा रहा है उसको रीफिलिंग के जो कार्यक्रम है, हमने देखा कि पहले जमाने में जब अकाल पड़ता था तो राजा महाराजा पोखरा और तालाब खुदवा देते थे। आज हम पूरे ग्रामीण इलाके में जाते हैं, जो पुराने तालाब थे, पोखरे थे, वो तमाम लोगों को पाट पाट कर उसमें मकान बना देना है। तो कहीं ना कहीं भूजल भरने का जो एक प्रक्रिया थी पूरे देश में बंद हो गई है। नवाब तो कहीं ना कहीं मेघे साहब कुछ कहना चाहते हैं, मेघे जी कुछ कहना चाहते हैं। नवाब जी, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की योजनाओं को, जो पोखरा तालाब जो हाँ बोलिए मेघे जी। हेलो, अवस्थी जी, आपने जो कहा वो सही बात है। भ्रष्टाचार के बारे में रोज ही चर्चा होती है, इसलिए अभी डायरेक्ट जो लोगों को पैसा मिलता था और डायरेक्ट उनके खाते में जाए, ये नई स्कीम पूरे देश में जो भी सब्सिडी का पैसा है वो डायरेक्ट आदमी को मिले, और इससे भी बहुत कम भ्रष्टाचार होगा। और जो भी करेगा उसके लिए कानून कायदे स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और इसलिए आज आपने जो सही बात की कि जो हमारे ये पीने का जो पानी बरसता है, जो ठंडी करती है, उसमें थोड़ा बदलाव जरूर हो रहा है। वो बदलाव देख के केंद्र और राज्य सरकार ने, और ऐसे इशू में सभी विरोधी पार्टियों में साथ में आके इस देश में पीने का पानी और सब लोगों को कैसा मिले इसका नियोजन बनाना आज से बहुत जरूरी है। पिछले वक्त कोई एनडीए के सरकार में सब नदियां जोड़ने का प्रोग्राम था, बहुत कॉस्टली था, लेकिन उसमें से और कुछ अच्छी बात एनडीए के सरकार में हो, यूपीए के सरकार में हो, जो अच्छी बनती है, पीने का पानी हर आदमी को मिलना उनका अधिकार है। इसलिए और करोड़ों रुपए खर्चा करके ये पीने के पानी की व्यवस्था पूरे देश में हर आदमी को पानी मिले, इसलिए करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो मेघे साहब, इस पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए ना? इस पर जब राजनीति होती है तो ये मुद्दा खिसक जाता है, लोगों की संवेदनाएं और लोगों के सरोकार इससे हट जाते हैं। पार्टी वाले ज्यादा, अवस्थी जी मैं आपको जानता हूँ, आप बहुत अच्छे पत्रकार हो, अच्छी बात करते हैं, आपको जमीन से आप जुड़े हुए हो,
इसीलिए राजनीति विरोधी पार्टियां शुरू कर देती है। जो गलत काम है इस देश में कायदे कानून है, उसके हिसाब से होना चाहिए, लेकिन उसका प्रोपोगंडा इतना होता है और कुछ लोग भ्रष्टाचार करते हैं, ये सबको मालूम है। लेकिन जो बड़े भ्रष्टाचार होते हैं वो छुप जाते हैं, उसमें कोर्ट कचहरी में कुछ निकलता नहीं। छोटा कोई चोर हो रहा है, पकड़ जाए तो उसको सजा मिलती है। तो इसमें बदलाव होना ये जरूरी है, ऐसा मुझे भी लगता है। आपसे मैं सहमत हूँ। आप बहुत अच्छे हमारे साथ हमारे नितिन राउत साहब जो कि महाराष्ट्र के वाटर कंजर्वेशन के मिनिस्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। नितिन जी, मुझे पता है आप कैबिनेट बैठक से सीधे आ रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये खड़ा होता है कि वाटर कंजर्वेशन पे इतने सारे मंत्रालय बने, आजादी के बाद से आज तक काम हो रहा है, लेकिन ऐसे क्या हालात हैं कि हम पूरा वाटर कंजर्व नहीं कर पाते हैं? जो इंद्र देवता बरसात करते हैं, वो बरसात नालों में चली जाती है और नालों से नदियों के थ्रू होती है, वो समुद्र के अंदर चली जाती है, करोड़ों गैलन पानी बर्बाद होता है। सवाल यहाँ पर यह है कि महाराष्ट्र में हालत क्यों बने? नहीं, महाराष्ट्र में 1972 से जल संधारण विभाग वाटर कंजर्वेशन का शुरू हुआ है और उसके तहत काम भी चालू है। जिस एरिया में ड्रॉट अभी है उस एरिया में वहां काम किया हुआ था और बड़े बड़े कैनाल्स के भी वहां पर काम चल रहे हैं और उसके माध्यम से सिंचन की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन चूंकि जिस प्रदेश में हम देख रहे हैं जहां एक्चुअली ड्रॉट है, दुष्काल हमको लगता है, अकाल लगता है, वहां पर पहाड़ियों का एरिया है वो, और पहाड़ी के एरिया में पानी के रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम होते हैं और वो बैक वाटर आता है, क्योंकि यह जो एरिया है ये सह्याद्री का एरिया कहते हैं और सह्याद्री के एरिया में मानसून सबसे आखिरी में आता है, तो वहां पानी आने का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है और उस परसेंटेज में वहां जो पानी जमा होना चाहिए उसकी व्यवस्था वहां पर्याप्त थी। लेकिन पिछले 2 साल से इस इलाके में पानी नहीं आया और महाराष्ट्र में ही पानी की प्रमाण कमी हुई है, तो उस वजह से आज हमको यह ड्रॉट नजर आ रहा है। डॉक्टर राउत मनीष अवस्थी बोल रहा हूं। देखिए, सोचा जाए, वरना ये हालात तो। हाँ जी मनीष भाई, बोलिए। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर पानी की कमी थी तो पिछले 2 सालों में हमारे जलाशयों में जो पानी था उसका नियोजन ठीक से क्यों नहीं हुआ और आखिर नहरों से वो पानी लोगों तक, किसानों तक, गरीबों तक क्यों नहीं पहुंच पाया? देखिए, जो पानी की उपलब्धता रही है बोलिए, आपकी आवाज उसके वजह से ही वहां पे नियोजन हुआ था। इसलिए आज हमको यह आज जो पिक्चर यहाँ दिख रही है पूरे प्रदेश में और पूरे देश के अंदर कि कहीं भी गड़बड़ कुछ नहीं है। ये गड़बड़ इसलिए नहीं है कि सरकार ने वहां सही ढंग से नियोजन किया है, लोगों को पानी देते आई है, पीने का पानी मुहैया कराया है। भले ही थोड़ी सी देर लगती होगी लेकिन पानी जरूर मिल रहा है। आज वहां पर किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, वहां कोई झगड़े फसाद नहीं हो रहे, नहीं तो पानी के लेकर तो युद्ध भी होते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां सरकार ने संभालते हुए यहां तक लाया वो नियोजन का ही भाग रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। जहां तक सवाल है अभी के नियोजन की, वहां पे 2 प्रकार के नियोजन की आवश्यकता है। एक हमको लॉन्ग टर्म पॉलिसी तय करनी पड़ेगी, एक शॉर्ट टर्म करनी पड़ेगी। तो शॉर्ट टर्म की पॉलिसी में हमको टैंकर से पानी देना है, हमको जहां से कैनाल्स आती है कैनाल्स के माध्यम से पानी पुराना है, तो उसके लिए अरेंजमेंट की है, सरकार ने पैसे दिए हैं और काफी बड़े पैमाने में केंद्र सरकार ने भी इसमें मदद की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वयं पृथ्वीराज चौहान जी जो मुख्यमंत्री है प्रदेश के, वो उस इलाके से आते हैं। उन्होंने वहां पर जो जद्दोजहद की है और जिस ढंग से उन्होंने काम किया, तारीफे काबिल है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी में भी जो 150 करोड़ रुपए हमने खर्चा किया, जिसके तहत 15-15 करोड़ रुपया हर तालुका को दिया गया, ब्लॉक को दिया गया है, उसके तहत सीरीज बंधारों का जो काम किया है, आज पानी दिख रहा है, एक पानी में वहां पानी दिख रहा है। डॉक्टर साहब आपकी बात से मैं सहमत हूं, काम हुआ है, लेकिन इसमें पक्षपात तो नहीं होना चाहिए ना। ऐसे हालात पैदा हुए। और डॉक्टर नितिन राउत, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पानी एक इंसान, पानी एक आप बोल रहे हैं कि पक्षपात नजर आ रहा है। देखिए, पक्षपात का सवाल नहीं है कि हमने जो ड्रॉट एरियाज है वो डॉट एरियाज 15 ब्लॉक्स है, 15 के 15 ब्लॉक में काम चालू किए और काम चल रहे हैं।
आज नजदीक पर 1462 जगह पर हमारे सीरीज बंधारे बनने थे, कैनाल्स बनने थे, उसको हमने काम चालू किया। 860 तक के हमने पूरा किया है। तकरीबन 150 करोड़ में से आज 90 करोड़ के आसपास राशि खत्म हो चुकी है और आने वाले दिनों में जो 22 या 30 कैनाल्स पड़े हुए हमारे काम, वो भी पूरे हो जाएंगे। तो हम कर रहे हैं। एक सवाल पूछ आने वाली बरसात का डॉक्टर राउत से कि एनसीपी और कांग्रेस तो पक्षपात नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष भाई, आपको रोकना पड़ेगा यहाँ पर। मनीष भाई, यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि इस बहस का वक्त खत्म हो गया है। लेकिन हम अपने महाराष्ट्र के दर्शकों को, देश के दर्शकों को वादा करते हैं कि हमने जो बहस पानी के लिए शुरू की है, उस पानी की बहस को हम जारी रखेंगे, क्योंकि अभी महाराष्ट्र है, कल दूसरे राज्य भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इतना तापमान बढ़ने की आशंका है आने वाले समय में, और खासकर इस गर्मी में। इसीलिए इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि कहते हैं बिन पानी सब सून, और पानी बिना उबरे मोती मानस चून। यानी मोती चूने और आदमी को उबारना हो तो उसके लिए सबसे जरूरी है पानी। और हम ये अपील करते हैं उन तमाम राजनीतिक दलों से जो हर छोटी बात पर झगड़ते हैं, कम से कम पानी एक ऐसा मुद्दा है, पानी एक ऐसा अधिकार है एक व्यक्ति का जो उसे मिलना चाहिए। और सरकार को जितनी मदद हो सके, समाज को जितनी मदद हो सके, राजनीतिक पार्टियों की जितनी मदद हो सके, वो मदद हमको देना चाहिए। हमारी आज की इस बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन आगे हम करने वाले हैं दाऊद इब्राहिम पर एक बहुत बड़ा खुलासा। ब्रेक में।